ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 12 सेकेंड वाली जो मैंने लेक्चर बताया था आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है कि फर्स्ट वाली जो लेक्चर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। ठीक है ना। सेकेंड वाली चार्ज लेक्चर में क्या था, सेकेंड वाली पार्ट में क्या था, लिखा हुआ है आपके थंबनेल पे, वहां पे कूलम्ब्स लॉ एंड चार्ज डेंसिटी। कूलम्ब्स लॉ एंड चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी है आपको एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन के व्यू से ये क्वेश्चंस को प्रोवाइड की जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी जितने भी मैं दिया हूं वीडियो सभी का डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स डाल रखा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में। किस चीज के बारे में? परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जहां पे Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, Q1 एंड Q2 आर चार्जेस एंड R इज ए डिस्टेंस बिटवीन देम, R इज ए डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने आपको फिर से कंफ्यूजिंग दूर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि सर ये R जो है रिलेटिव में R क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं बात को बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, और हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं और ग्रेविटेशनल की बात करते हैं, तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में डिसिमिलर क्या है, ऐसे आपको ये एनसीईआरटी के 3 और 4 नंबर में क्वेश्चन भी दे रखा है कि दोनों के रेशियो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखना मुझे यह है कि दोनों के सिमिलर क्या होती है, दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में डिसिमिलर क्या है, दोनों में डिसिमिलर क्या है। ओके, अब यहां पे देखो कि दोनों की जो फोर्सेस जो अप्लाइड हो रही है, दोनों में जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, एक हमारा कांस्टेंट टर्म आ रही है, K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट टर्म आ रही है, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रही है क्या आ रही है? कैपिटल G आ रही है, कैपिटल G आ रही है। ये सर दोनों में क्या है ना, आपको कह सकते हैं कि दोनों में डिसिमिलर है, दोनों में डिसिमिलर है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको सिमिलर के बारे में, ये दोनों में डिसिमिलर है। कभी मत सोचिएगा दोनों में जो कांस्टेंट होती है वो इक्वल होती है, नहीं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की हम बात करते हैं 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, पर केजी स्क्वायर होता है। ओके, अगर इसकी बात हम करते हैं तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहाँ पे हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है इतना होता है, इसकी वैल्यू इतना होता है। बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो G की जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब ये हो सकता है कभी भी ये चेंज नहीं कर सकता है, ये G कभी भी चेंज नहीं करता है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज करता है। ये जो वैल्यू दिए रखा है ये एयर पे होता है, ये वैक्यूम पे होता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि K की वैल्यू वाटर में क्या होगा, 81 उसकी वैल्यूज होती है। K की वैल्यूज अगर हम लोग किसी आयन की बात करते हैं अभी डिफरेंट होती है, तो यहां पर मैंने एयर और वैक्यूम में K की वैल्यू कितना होता है, कितना होता है। क्लियर हो रहा? ये दोनों इसके डिसिमिलर। और भी डिसिमिलर क्या होती है? डिसिमिलर यह होती है कि डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करती है। कौन सी मीडियम है? एयर मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है, वहां डेंसर मीडियम है, किस मीडियम है, इस मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों इसके डिसिमिलर होगा। सिमिलर की बात हम करते हैं, सिमिलर की बात करते हैं तो सर इसमें भी जो है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन 1/m स्क्वायर होती है, और इसमें भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर होता है। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलर में कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करता है। इनवर्स
स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात ये समझ जाएगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा मैं बता देता हूं। सपोज हमारे पास यहां पे एक सरफेस दे रखा है, ये हमारा क्या है, फोर्स है, ये रेडियस है। बाबू यहाँ पे ये ध्यान रखो बच्चों कि फोर्स इक्वल टू, अगर हम फोर्स मेरा इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या करेगा, घटेगा, रेडियस घटेगा। हम ये बोल सकते हैं तो इसकी ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगी, इसकी ग्राफ जो है इस प्रकार से बन जाएगी। अब यहां पे अगर एक क्वेश्चन डाला जाता है, बहुत सारे बुक में रहता है क्वेश्चन, कि अगर हमारा रेडियस जो है हाफ हो गया, रेडियस बन गया r/2, तो बताइए फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। रेडियस अगर हमारा हाफ हो गया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये समझना है, आज एक क्वेश्चंस के व्यू से हम लोग ये बात करते हैं। इधर लिखे होंगे आप, देखो अगर मेरा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा 1/r² है, तो फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम रेडियस को 1/2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाती है, 1/4 होती है। तो रेडियस मेरा घटेगा, तो ये हमारा मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो रेडियस मेरा घटेगा तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेडियस घटेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी, रेडियस घटेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी। दूसरी बात है, अगर हम यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हमारा रेडियस जो है दुगना बढ़ गया, रेडियस अब मेरा इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। रेडियस इंक्रीज करेगा तो r की जगह पर पुट करोगे 2, कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 बोले तो f की क्या हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी। जब रेडियस मेरा बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, तो अगर 2 गुना बढ़ेगा तो 4 गुना घटेगा, 4 गुना घटेगा, 3 गुना बढ़ेगा तो 9 गुना घटेगा। तो इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। दूसरी बात, यहां पे एक और हमारा पास क्या है, सिमिलर है। सिमिलर हमारे पास यह है कि कूलम्स लॉ में, कूलम्स ने और यहां पे न्यूटन्स ने दोनों एक बात बताया। क्या बताया है कि ए लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर बिटवीन द टू चार्जेस एंड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू द सेंटर बिटवीन द टू मासेस। मतलब कि जब भी कभी अगर फोर्स इंड्यूस्ड हो रही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हमेशा सेंटर से सेंटर के बीच में फोर्स अप्लाइड होती है, सेंटर से सेंटर के बीच में होती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ये R जो है क्या है, तो तुमने डेफिनेशन में बोलते हो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं किसी बच्चे से बोल दूं R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताओ ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, तो किसी ने बोलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन देम की बात हो रही, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, तो मतलब हुआ यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। क्या बोला, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, नोट्स में भी आप देख सकते हैं, लिखिएगा ये फोर्स अलाइन टू द सेंटर ऑफ मासेस एंड चार्ज। ठीक है, हमेशा किसी भी मास की बात हो तो उसकी सेंटर से सेंटर के बीच में लगती है, अगर चार्ज की बात हो तो सेंटर से सेंटर के बीच में लगती है। तो ये रेडियस का मतलब है सेंटर से सेंटर तक का दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, सेंटर से सेंटर तक के दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको मैंने आप क्लियर कर दिया हो कि दोनों के बीच में क्या, ठीक है, क्या इसमें डिसिमिलर है, क्या यहाँ पे सिमिलर है। या फिर क्वेश्चन सीधी पूछी जाती है कि अब ये बताइए दोनों की रेशियो बताइए, दोनों की रेशियो बताइए। तो रेशियो की आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, रेशियो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। देख लो यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो जी मास ऑफ किसी, अगर हम एक एटम की लेते हैं, किसी भी एक एटम को लेते हैं, एटम में क्या क्या होता है याद कीजिएगा आप लोग, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और इसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यूज क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये माइनस में, ये प्लस हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं इस पे आते हैं कि मास पे आते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय द आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यहां पे ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ले रहे हैं हम लोग के Q1 क्या है सर, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, Q क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन ले लीजिए, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को आप पुट कीजिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू को पुट कीजिएगा, चार्ज है। हम बात करते हैं मास के ऊपर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। ये बात आ गया मास ऑफ प्रोटॉन की। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन की, मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुटअप कीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन को पुटअप कीजिए। आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी आपको। अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 डिवाइड बाय G M1 E M MP, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू को आप फाइंड कीजिएगा, ये वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। वैल्यू आपकी आएगी कितना आएगा, 10 टू दी पावर 40, अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे K की वैल्यू पुट कीजिए, G की वैल्यू पुट कीजिए, ये चीज आपको आएगा। ये बताने का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये रेशियो निकालिए, ये दोनों की रेशियो 10 टू दी पावर 40 आता है। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 20, 30, 40, तो 40 वाली ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात, यहां से अगर ये पूछी जाती है कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बड़ा है ग्रेविटेशनल से, या फिर ये कम है उससे, मतलब ये बड़ा है ग्रेविटेशन से या ग्रेविटेशन बड़ा है इससे। अगर बात होगी कि दोनों की रेशियो हमारी से है, दोनों की मास के बीच में है, दोनों की चार्ज के बीच में है, बताइए यहाँ पे दोनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सी है। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर फोर्स जो होगा ये होगा, ये ऑब्जेक्टिव में फाइंड रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों यहां बात करेंगे, इसलिए क्योंकि देख लीजिए K की जो वैल्यू होता है, K की जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, यहाँ पे 9 होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पे G जो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 इतना होता है 10 टू दी पावर माइनस 11। देखो ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ग्रेटर है, ये क्या है, लेजर है, तो कह सकते हैं इसकी वैल्यू ऐसे भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगी, ऐसे भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए क्लियर हो गया आपको। तो ये चीज हम लोग क्या किए देख लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग अभी दोनों के बीच में रेशियो देख लिए, डिफरेंस देख लिए है ना, रेशियो हो गया, डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच में क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये चीज को आप देख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी की, बात करेंगे रिलेटिविटी की, मतलब ये होती है F इज इक्वल टू, जो आप अभी फॉर्मूला लिख रहे हो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, क्लियर हो जाएगा इस चीज को, ठीक है। आराम से एक पॉइंट को देखिए, ठीक है। जितनी भी बुक अगर आपको टच नहीं कर रहा है, मैं उसको आपको टच करवा दे रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट को डाल रहा हूं। डायरेक्ट बुक में क्या होता है, पुट अप द फॉर्मूला होता है। अब देखो K इज इक्वल टू क्या है, ये मैं बोल रहा कि सर यहाँ K इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे यार, ये वाली जो है इसकी यूनिट की बात हो रही है, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब लगेगा सर हम तो पढ़े एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसकी बराबर ये होती है, जहां से आप K की जो वैल्यू लाए हो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये आया कहां से है, तो यहीं से आया। सर अब इसके बारे में बताया जाए तो ये है जो हमारा E जो है इसे पढ़ा जाता है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। ये है क्या, तो ये है स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट। स्पेसिफिक कांस्टेंट को दो तरह से देखा जाता है, या फिर वो मीडियम में हो या वो डाइलेक्ट्रिक में हो। अब यह नया बात आ गया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है,
और दूसरी हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये रियोस्टेट है। सर ये दोनों बात सेम है, दोनों का फिगर एक जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। अरे यार बात सेम ही है। ये क्या हमारा, ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। लेकिन ये क्या करता है, करंट को वेरिएबल करता है। रियोस्टेट का क्या काम है, करंट को वेरिएबल करना। ठीक है, अब यहां सोचो, वायर तो सेम ही है, वायर सेम ही है, लेकिन उस वायर के अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, अब कोई कॉपर यूज कर रहा है, कोई सिल्वर यूज कर रहा है, कोई एल्यूमिनियम यूज कर रहा है, कोई गोल्ड यूज करेगा। अब बोलेगा सर गोल्ड नहीं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक जो है पास करती है कॉपर में, कभी हो ही नहीं सकता है। उसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो ज्यादा ही है, उसमें ज्यादा करंट पास करेगा। हम लोग इसलिए आप यूज नहीं करते क्योंकि कॉस्टली होती है। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कांस्टेंट है। स्पेसिफिक कांस्टेंट को E इज इक्वल टू दो तरह से लिखा जाता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, एक होता है एप्सिलॉन आर होता है। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, दूसरा होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये ध्यान रखिएगा, और एप्सिलॉन आर क्या है। एप्सिलॉन आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होती है, रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे मोशन में आप पढ़े थे, रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब क्या होता है, कोई भी फोर्स को अपोज करना। तो फोर्स को अपोज क्या कर रही है, रियोस्टेट ने क्या किया, करंट को अपोज, करंट को पास किया। तो अपोज किसने किया था, रेजिस्टेंस ने किया था। इसकी मतलब है इसके अंदर हमारा क्या यूज हो रही है, रिलेटिव परमिटिविटी का यूज हो रही है। और रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है एयर में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यूज को भी याद रखेंगे। दूसरी बात बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को बहुत जगह स्मॉल के से इंडिकेट भी की जाती है, स्मॉल के से इंडिकेट की जाती है। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा ई आर इज इक्वल टू 1, ये भी रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर लिखा रहेगा के स्मॉल के इक्वल टू 1, ये भी वही है। इसलिए आप चिंता नहीं करोगे, दोनों की बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है 8.81 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू हो जाएगा आपको, यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये कहां से आया, ये चीज, ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को क्या करेंगे, जब यहां पे ई आर मेरा 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होगा। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहां से जो वैल्यूज आएगा, वो वैल्यूज किसके बराबर है, इसके बराबर है। वैल्यू सेम है, क्लियर हो गया। 8.85 और 8.81 नो प्रॉब्लम, कभी कभी आपको 8 में भी लिख दिया जाएगा, उतना नोट करना है। ये इस वैल्यू को देखो, ये सही, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कैसे निकला पता चल गया। चलिए, तो यहां से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो। तो इसे बोला जाता है रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिविटी मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर में हम जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज करते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज करेंगे, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, उस प्रॉपर्टीज क्या होगी। कंडक्टर में अगर करंट जा रही है, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट जा रही है, तो करंट जा रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि वो जो है मटेरियल सब उसमें करंट कंप्लीटली पास करेगी या नहीं पास करेगी। ठीक है, तो ये चीज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। क्लियर हो गया सब, क्लियर। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताइए। वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, डेरिवेशंस कभी 12th क्लास में पूछा भी करता है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके पास एक चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास भी चार्ज है।
ये वाली जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, ये 1/2 कर रहा है। दूसरा जो है ये भी आगे की ओर जा रहा है 2/1। सेकेंड वाली भाग रहा है 1 के चक्कर में भाग रहा है आगे की ओर। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे ये रेडियस हमारा कितना दे रखा है, यहां से यहां रेडियस दे रखा आर। अब देखो ये फाइनल हमारी चार्ज है, ये इनिशियल चार्ज है। अगर हमारा ये चार्ज आगे भाग रहा पीछे से उसकी इनिशियल जा रही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1, क्योंकि इसको मैं लेता हूं R2, इसे लेता हूं R1, R2 माइनस R1। ओके, आगे हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको फोर्स इज इक्वल टू बताया हूं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये स्केलर फॉर्म में है, ये जो है स्केलर फॉर्म में है, ठीक है, याद रखिएगा ये स्केलर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, स्केलर फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं वेक्टर का तो हम इस चीज को भी इंप्लीमेंट करते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर ये भी बात बराबर है? नहीं, हम यहां पर लेंगे एक यूनिट वेक्टर। क्या लेंगे हम यहां पे? यूनिट वेक्टर लेंगे। अब यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है याद करो वेक्टर में, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर। ये वेक्टर में बताया गया होगा आपको, आर जो यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर और यहां पे आर वेक्टर मोड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा बच्चों। यहां पे देखिए बाबू यहां पे क्या हो रहा है कि Q1 Q2 R इंटू आई, R इंटू आई क्या हो जाएगा R क्यूब, यहां बचेगा क्या R वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यही आपके वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ। आखिर आपको ये पता है कि ये जो है क्या शो करता है, ये जो ऊपर में जो कैप लगा हुआ है ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। क्या शो करता है? डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है क्या होती है? डायरेक्शन। वैसे देखो ये जो फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेकिन दोनों फोर्स में क्या है, ये वाली जो है आपका स्केलर है, ये वाली क्या आ गया? वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया? बहुत सारी बुक में क्या लिखा होगा आप गौर कीजिएगा, ये जो मैं लिखा हूं इसी चीज को ऐसा लिखा होगा K Q1 Q2 बाई R है ना, R की जगह मैंने क्या लिया हूं यहां पे R2 माइनस R1, तो यहां पर लिख दीजिए R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1 का वेक्टर। बराबर ही है। तो ये भी क्या हो गया आपको, ये भी क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ। इस चीज को कभी डेरिवेशन रहेगा, कभी प्रूफ रहेगा। क्लियर हो गया? यहां से दो चीज को आप फाइंड कीजिए। दो चीज क्या फाइंड करना है, यहां पे पहला नोट ये बना लीजिए, पहला नोट ये बना लीजिए, इफ अगर Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, ये कैसी फोर्स होगी? इट इज रिपल्सिव, इट इज रिपल्सिव। कैसी होगी? रिपल्सिव होगी। अगर Q1 और Q2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा क्या होगा? ये रिपल्सिव होगा। दूसरा, अगर Q1 और Q2 लेस देन 0 होगा, Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, ये क्या होगा? अट्रैक्टिव। क्लियर हो गया? अट्रैक्टिव कब होता है, रिपल्सिव कब होता है? बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे जब दोनों चार्ज की वैल्यू 0 से लेस देन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव होगी। सर कैसे होगा ये बात बता दीजिए। देखो मैंने आपको बताया था साइड, क्या बताया था कि अगर ये हमारा सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, इसको हटा दे रहा हूं, सपोज ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये वाली वैल्यू इधर की ओर आएगा, ये वाली वैल्यू इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है? यहां पे नजदीक आ रहा है, तो Q1 और Q2 लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे बताओ कैसी फोर्स लग रही है? तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये बोलेगा सर अट्रैक्शन कोई फोर्स है क्या? हाँ फोर्स ही है। रिपल्सन भी फोर्स है, अट्रैक्शन भी फोर्स है। रिपल्सन फोर्स कहां लगता है? जब हमारा कोई भी चार्जेस सेम हो,
सेम चार्ज के पास रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स है, नेचर मत है। मैं सोचना कि ये चार्ज की नेचर है, नहीं, चार्ज की नेचर है लेकिन फोर्स यहां लग रही है। ये रिपल्सन भी फोर्स है। जब हमारा Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर कम जाएगा, इसकी वैल्यू अगर बहुत ही 0 के लगभग हो रहा है तो क्या करेगा, सटेगा। क्या करेगा, सटेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो क्या भागेगा, दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा। उसके बाद यहां पे एक फैक्ट लिखिएगा, एक फैक्ट ये लिखिएगा। देखिए बात समझिए, पहले क्वेश्चन पूछा है, अब यहां पे बात आ गई, सर ये हमारी स्केलर है, ये वेक्टर है, क्या हमारा स्केलर वेक्टर दोनों में रिपल्सिव काम करेगा? क्या हमारा दोनों में अट्रैक्शन काम करेगा? हाँ, कोई भी किसी में काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पर मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन की डिफरेंस बताया था, वहां पे एक बात मैंने भूल गया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। अट्रैक्शन लिख लीजिएगा वहां पे, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, ये डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है। लेकिन ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन नहीं होता है। क्या होता है, ओनली अट्रैक्शन होता है। ये बात उसको लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टेट अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करता है, लेकिन ये नहीं करता है, क्योंकि मास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। मास में नहीं होती, चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इसलिए वहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन होती है। ओके, क्लियर हो गया? उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पे बात बता रहा था, सिर्फ स्केलर फॉर्म हो या वेक्टर फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉब्लम दोनों में काम होता है। ये मत बोलना कि स्केलर है तो रिपल्सन करेगा, वेक्टर है तो अट्रैक्शन करेगा, नहीं, कुछ भी हो। यहां बताने का मेन कारण यह था कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम जो है ये डायरेक्शन शो कर देता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, हो गया सर। कुछ एक दो पॉइंट और है, एक दो पॉइंट और है, इस पॉइंट को कर लीजिए, इसकी न्यूमेरिकल हम करेंगे बाद में। आज हम लोग आपको टोटल बात इसको दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास नेक्स्ट जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्स। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ के बारे में। टोटल जो चार्ज को क्या कहते हैं, क्वांटाइज कहते हैं। चार्ज क्वांटाइज कर रहे हैं बाबू, यहां भी बात करेंगे। सपोज हमारे पास एक नेट चार्ज है, एक यहां पे चार्ज है, क्लियर हो गया? ये वाली यहां पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, Q5 है, Q6। अगर ये वाले भी इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे लगाएगी, इस पे लगाएगा, सभी पे फोर्स लगेगा, ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो बताइए यहां पे नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन Fn। कुछ भी नहीं करना है, यहां पे F1 लगा है, मैं क्या करूंगा, K Q कैपिटल Q स्मॉल q1 बाई आर स्क्वायर। यहां पे बात करेंगे F2 इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q2 बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है और टोटल को वेक्टर एडिशन कर देंगे। क्या करेंगे हम, वेक्टर एडिशन करेंगे। जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे टोटल फोर्स नेट निकल जाएगी, तो कहेंगे यही हमारे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, राइट? क्लियर हो गया? बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आएगी इसके ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को देखेंगे, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी नहीं तो फिर लगेगा वो हाल ही बताया। नेक्स्ट बात देखेंगे रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट फोर्स। किसके बारे में, रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे हम। रिजल्टेंट फोर्स की मतलब क्या होगा, सपोज ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारी ये है, इधर की ओर है, ये F1 फोर्स लग रही है, दूसरी हमारी F2 फोर्स लग रही है। रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर लगेगा। अगर नेट फोर्स की बात की जाएगी, फाइंड द नेट फोर्स, तो रिजल्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को सिर्फ आप ऐड कर दीजिए। लेकिन जब रिजल्टेंट की बात की जाएगी तो ये दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स लगती है, ये होता है रिजल्टेंट। ये क्या होता है, रिजल्टेंट होती है। अब रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2
कॉस थीटा का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई आपकी। ठीक है, ये क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अगर हम इसमें एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू होता है F1 sin थीटा डिवाइड बाई F2 प्लस F1 sin थीटा। ये आपको एंगल निकल जाएगा। अगर ये दोनों क्लियर हो गया आपको, तो एसी वर्मा का पहला वाली क्वेश्चन इसी पर है। एसी वर्मा का पहला वाली क्वेश्चन इसी पर है। एनसीईआरटी के सेकंड वाली क्वेश्चन इस पे है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। क्लियर हो रही है? यहाँ पे क्लियर हो गई, समझ में बात आ गया? तो इस चीज पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सब सारी बात पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हो गया, यहां से साफ कर दो इसको। एक दो क्वेश्चंस को डील कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कूलम लॉ के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चंस पे देख लीजिए। क्वेश्चंस की तरह से वो थ्योरी है, क्वेश्चंस तो नहीं है, कर सकते हैं। किस चीज का है ये? आपको एसी वर्मा का भी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी की 4 नंबर क्वेश्चंस है। यहां पे क्या दिया है? एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में हमारा ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी है। यहां पे दे रखा -5 माइक्रोकूलम, यहां पे 5 माइक्रोकूलम, यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया आपको, क्या हो गया उनसे, -5 माइक्रोकूलम, यहां पर हो गया आपको 5 माइक्रोकूलम, कुछ भी है। चलो 4 पॉइंट है। टोटल साइड दे दिया स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर है। बोला इसमें पांचवा जो चार्ज है, फिफ्थ जो चार्ज है, 4 पार्टिकल आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द चार्ज इज गिवन, the whole side of the square is also given. If the another of the charge is kept at the center, what I was saying, if the another charge is kept at the center, it means यहां पे एक सेंटर पे चार्ज रखा गया है, उस चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? क्या होगा यहां पूछा गया। तो मैंने बताया था कि सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 0 होता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्लियर हो गया, बस लिख दिया। ठीक है, किसी भी चीज को आप कर लिया, फाइनल हो गया इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन एक जेई की क्वेश्चन है, आपको डीसी पांडे के क्वेश्चन दे रखा है इस चीज में। यहां पे देखिएगा शायद ये 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन है। यहां पर से एक लेंथ ऐसा लिया गया है, यहां पर एक चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। कहां पर? ऑरिजिन पे x इज इक्वल टू 0। दूसरी जो चार्ज लिया गया है मिडिल सेंटर पे लिया गया है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तीसरी जो चार्ज लिया गया है इंड पे लिया गया है, ये माइनस नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये वाली जो चार्ज है इसकी डिस्टेंस x इज इक्वल टू a है। टोटल डिस्टेंस नहीं लेता हूं, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। x इज इक्वल टू a है या इस पॉइंट की डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस है x इज इक्वल टू a/2। ये दोनों के बीच की लेंथ इतना है, एक से नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं इतना दे रखा है। अब ये बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी फाइंड द नेट फोर्स, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स। सुपरपोजिशन की क्वेश्चन से नेट फोर्स क्या होगा? बना दीजिए इसको। कुछ भी नहीं करना है यार, देख लो क्या करना है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसकी ओर रिपेल करेगा, मतलब इसकी ओर आएगा, ये इधर की ओर भागेगा। इसका मतलब जितना ये इधर की ओर आएगा उतना उधर भागेगा। ये इसकी रेडियस क्या है? a/2 है, मतलब ये भी उतना a/2 आएगा, तभी तो उतना a/2 भागेगा। तो हम क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू k q, और q या q इंटू q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। इसकी निकाल लिया। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? F2 इज इक्वल टू k q बाई a/2 का होल स्क्वायर। ये भी बात करा हम दोनों की नेट फोर्स निकाल लेंगे। नेट फोर्स निकालेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे गौर कीजिए,
कितना आ गया यहां से k क्यू स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4। इस बात को हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, यहां से 8k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। 4 नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर की ओर क्या होगा 2k क्यू स्क्वायर, 4 ऊपर की ओर जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये वैल्यूज आपको आ गया इतना आएगा। ठीक है, तो ये वाली क्या निकल गया, जब x इज इक्वल टू a बाई 2 था तब हमारे 4 कितना निकल गया। अब हमारे पास ये दोनों के बीच की बात हो रही है, तो ये दोनों के बीच की बात हो रही है, ये इधर जा रहा है, ये पीछे की ओर आ रहा है। ये अगर हमारा i पे कैप की ओर जा रहा है, x की ओर जा रहा है, तो ये हमारी माइनस आने की ओर है। देखो दोनों क्वेश्चन में देखो वैल्यूज। अगर हम बात करें इसकी फोर्स निकालेंगे तो F1 इज इक्वल टू k q इंटू q, दोनों की चार्ज वही आपकी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई q का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इधर की ओर आया है तो इतना है। अब इसकी बात करेंगे F2 इज इक्वल टू k q इंटू q, और इसकी डिस्टेंस कितना दे रखा है इधर की ओर a का होल स्क्वायर। अब हम दोनों की नेट फोर्स निकालेंगे तो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, ये वाली जो चार्ज है इधर की ओर जा रहा था, इसकी साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे यहाँ नेगेटिव लेंगे। अब देखो इसको ऊपर करोगे क्या हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर 3k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में ये तो तुम्हें मिल जाएगा, ऑप्शन में बी में लिखा हुआ था -3k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तुम्हें लाए हो प्लस k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। कारण क्या, कारण यह है ये वाली हमारी पॉजिटिव जा रही थी, इसलिए यहां पे लिख दिया है i पॉजिटिव आई, लेकिन ये वाली जो है पीछे की ओर आ रहा है तो यहां पे लिखा है i। अगर यहां i लिखेंगे तो यहां माइनस लिख दो, अगर यहां पे नहीं लिखना है तो यहां माइनस लिख दो, माइनस i क्योंकि पीछे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन में यहां पे मोस्टली नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां कर देगा, कोशिश करना। तो ये आपके जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, ये सब चीज को बनाने के लिए आप एम करेंगे बुक को पहले फॉलो करो। क्यों मैं बोल रहा हूं क्लास 12 वाले को, इसलिए बोल रहा हूं उसमें जितने भी जो क्वेश्चन दे रखा है टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन दे रखा है, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ भी अलग, एटलीस्ट उसमें शायद 30-40 क्वेश्चन है, उसको बनाओ, ठीक है। इससे बना लो आप पहले, ठीक है ना। कल हम लोग बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसके बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। तो यहां तक खत्म हो गया, आपको क्लियर कर दिया हूं, एनसीईआरटी बन जाएगी। अगर क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी का मैं अभी करके देख रहा हूं बच्चों को 1 से 12 तक तुम लोग बना कर निकालना, 1 से 12 तक की क्वेश्चन बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मैंने कल बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू एवरीवन, एंड कोशिश कीजिएगा इस चीज को शेयर करने के लिए। मैं इसको नहीं बोल सकता हूं लेकिन शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स को डाल रखा हूं, ठीक है, वहां से आप इस चीज को नोट्स बनाइए, क्लियर कीजिए, और इससे इजी और नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू।